हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है भारत वर्सेस चाइना। आपको अच्छे से मालूम है 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में हुई थी। इसमें आप लोगों ने देखा कि भारतीय और चीनी सैनिक दोनों सेनाओं के सैनिक आमने सामने रहे और इसमें देखा ये गया कि गलती जो थी वो चाइना सैनिकों की थी। चूँकि चाइना जो है समय समय पर भारतीय सीमा का उल्लंघन करता रहा है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसे LAC कहा जाता है उसका समय समय पर उल्लंघन करता रहा है। आपने कई साल पहले भी देखा होगा, 1-2 साल पहले भी हुआ, कई साल पहले भी हुआ। हमेशा चाइना की तरफ से ऐसी तमाम जो है दबिश टाइप की दी जाती हैं जिसमें चाइना हमारे भारतीय सीमा में प्रवेश करता है और उसके बाद ये अंजाम देखने को मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया वर्सेस चाइना की अगर बात की जाए तो दोनों सेनाओं में या दोनों देशों की मिलिट्री में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है। ये टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का भी रहेगा और साथ ही साथ करंट अफेयर का भी रहेगा और आजकल जो मुद्दा चल रहा है उसका भी रहेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, भारत और चीन के बीच अभी तक जो युद्ध हुआ है वो 1962 का चाइना और भारत का युद्ध हुआ था। 1962 में अगर आप देखें तो साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की दृष्टि से देखा जाए तो उस टाइम भारतीय सेना जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी स्ट्रॉन्ग चीन की सेना थी। इसलिए 1962 के वॉर में हम लोग थोड़े से पीछे रहे। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी बुरी तरीके से हम हारे थे, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना चीन की सेना के आगे घुटने टेक चुकी थी। उसमें बहुत सारी कंडीशन ये भी थी कि उस टाइम देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम सेना के पास उतने बड़ी लेवल पर हथियार नहीं थे जितने हथियार चीन की सेना के पास थे। लेकिन चाइना को आज मैं अपने सीधे सीधे शब्दों में बता दे रहा हूँ कि आज का भारत वो भारत नहीं है। चाइना में अगर दम है तो भारत से आमना सामना कर तो रहा है, लेकिन आगे टिक कर देखे आज का इंडिया बहुत कुछ बदल चुका है दोस्तों। आज आप देखो, आज हमारे साथ विश्व में कई देश खड़े हैं। आज हमारी मिलिट्री बहुत बड़ी मिलिट्री है, वर्ल्ड की चौथी मिलिट्री है और अभी यूएनओ का आंकड़ा आया था कि 2050 तक भारत की जो मिलिट्री होगी नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। आज जो वर्ल्ड में मिलिट्री है फर्स्ट नंबर पे अमेरिका की है, सॉरी चाइना की है, दूसरे नंबर पर अमेरिका की है, तीसरे नंबर पर रूस की है, चौथे नंबर पर इंडिया की मिलिट्री है। लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले समय में जिस हिसाब से भारत सरकार मिलिट्री में चीज़ें सुधार रही है, जिस हिसाब से भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हथियारों का आयात कर रही है, यानी कि आपको ये भी मालूम होगा वर्ल्ड में सबसे बड़ा हथियार आयात तक जो देश है वो इंडिया है। इसके अलावा अगर मैं दोनों देशों में बात करना चाहूँ तो दोनों देशों में मुद्दा काफ़ी पुराना रहा है। आप देखें एक एक करके अगर मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले मैं मुद्दा कर दूं कि ये आज का जो 9 दिसंबर 2022 का जो मुद्दा है वो मुद्दा है क्या और किस तरीके से दोनों देशों के बीच पनपा था। दोनों के देशों के बीच जो मुद्दा रहा है वो रहा है तवांग घाटी का। और तवांग घाटी आपको अच्छे से पता है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये पूरा मुद्दा था क्या उसे आप एक तरीके से क्लियर देखिएगा। मुद्दा ये है, अगर ये आपको मैप दिख रहा हो तो ये तवांग घाटी है और तवांग घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये जो मैप आपको दिखा रहा हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश का मैप है। इसके नीचे असम है, इसके नीचे नागालैंड पड़ेगा और इधर म्यांमार पड़ेगा। यानी आप देखें ये तवांग घाटी है जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ चाइना बैठा है। चाइना इसी ने तिब्बत पर कब्जा भी कर रखा है और ये चाइना इस तरीके से है, यानी पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना से घिरा हुआ है। अगर इसमें आप देखेंगे तो तवांग घाटी यह बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर इधर साइड में चाइना के सैनिक हैं और इधर नीचे की साइड यानी कि भारतीय मिलिट्री की चौकियां हैं। सैकड़ों की संख्या में चाइना के सैनिक इस तवांग घाटी के मतलब लाइन को तोड़कर यानी सीमा का उल्लंघन कर तवांग घाटी में प्रवेश कर गए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब इसमें प्रवेश किए तो भारतीय सेना जो वहाँ मौके पर खड़ी थी उसने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में ये माना जाता है कि चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से मारा पीटा और मार पीट कर इन्हें भगा दिया गया। यानी कि भारतीय सेना कमज़ोर तो है ही नहीं किसी लेवल पर, बहुत बुरी तरीके से इनके साथ बदतमीजी की गई। चीनी सैनिकों को पीटा तक गया, मारा तक गया और मार पीट कर इन्हें भगा दिया। बाद में आगे चलकर आपको मैं ये भी बता दूं इस समय भारतीय सेना पूरी तरीके से मजबूत कंडीशन में है। आइए मैं आगे बात करता हूं। ये मैप आप जो देख रहे हो तो मैं आपको इस मैप के बारे में बता दूं पहले क्लियर ये मैप क्या है आपको अच्छे से पहले क्लियर कर दिया जाए कि पूरा मुद्दा क्या है। देखिए अगर मैं पूरे मुद्दे की बात करूं तो चीन हमेशा भारत के साथ विवादित मतलब सीमाओं में विवाद ही खड़ा करता रहा है। चीन की सबसे बड़ी मैं बात बता दूं क्या है कि इसकी बेईमानी इसकी सबसे बड़ी नीति है। चाइना हमेशा जो है भारतीय इलाकों पर अपना कब्जा बताता रहा है। अगर आप ये मैप देख रहे हो तो उस मैप में देखें, इसमें आपको मैं क्लियर मेक मोहन लाइन
और LAC, जो वर्तमान में LAC एक लाइन है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। LAC भारत और चीन के बीच है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोनों में अंतर है भाई मित्रों। आपको ये बता दिया जाए, अगर आप देखेंगे तो ये लद्दाख प्रांत है, ये आप देख पा रहे हो, तो ये लद्दाख है। लद्दाख के नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड, यानी कि ये आप लाइन देख रहे हो तो ये पूरा जो लाइन है, ये पूरा लाइन यानी कि ये आप यहाँ लाइन जो देख रहे हो, ये लाइन हमारी भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। अब इस सीमा रेखा में क्या हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। इस सीमा रेखा में क्या हुआ कि 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, तो उस वाले युद्ध में भारतीय सेना थोड़ी कमज़ोर स्थिति में थी, क्योंकि एक तो देश आज़ाद हुआ, उस टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं था हमारे देश में। तो इस टाइम चीन की जो एयरफोर्स थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि आर्मी तो भारत और चाइना की बराबर ही थी ताकतवर में, लेकिन चीन की एयरफोर्स हमसे स्ट्रॉन्ग थी। और उसमें स्ट्रॉन्ग क्या थी, आप ये समझ लो कि 1962 में भारतीय एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान थे वो लड़ने में, रात में लड़ने में सक्षम नहीं थे, उनमें लाइट नहीं थी, सेंसर नहीं थे। जैसे मान लो जब एयरफोर्स के जहाज उड़ते हैं तो उन जहाज में या विमान या लड़ाकू विमान जो उड़ते हैं उनमें सेंसर लगे होते हैं जो कि रात में उड़ने के लिए या रात में लड़ने के लिए सक्षम करते हैं उस सेंसर जो उस जहाज को। तो उसमें सेंसर सिस्टम नहीं था, इसलिए रात का चाइना जो फ़ायदा उठाता था और हम पर अटैक करता था। तो इस कंडीशन से चाइना हमसे जीता और उसने ये लद्दाख जो है इसका हमारा कुछ एरिया जो है कब्जा कर लिया जम्मू कश्मीर का। और इसे ही क्या क्या कहा जाता है, अक्साई चीन, आपने सुना होगा। इसे जो है अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन का मतलब होता है ऐसा भारत का ऐसा भाग जो चीन ने कब्जा कर रखा है। जैसे POK बोलते हैं हम, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और अक्साई चीन बोलते हैं भारत का ऐसा पॉइंट जो चाइना ने कब्जा कर रखा है बेईमानी से, और मतलब जबरदस्ती कह सकते हैं आप, जो कानूनन कब्जा नहीं है। अब मैं आपको आगे बता दूं, चाइना ने कई बार गड़बड़ी की है भाई। गड़बड़ी कैसे की है, आप ये देख रहे हो, भूटान, ये भूटान है और इधर सिक्किम है। ये भूटान और सिक्किम के बीच में ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा हो, इसी पॉइंट में आपको पता होगा डोकलाम वाला विवाद भी हुआ था। डोकलाम वाला विवाद, डोकलाम विवाद क्या था, डोकलाम में चाइना की सेना ने जबरदस्ती अपने युद्ध पोतों को स्थापित कर दिया, या कह सकते हैं लड़ाकू विमानों को स्थापित किया, चौकी बना दी जो कि भारत का हिस्सा था, और इसने जबरदस्ती यहाँ बना लिया, जिससे वो भारत पर क्या कर रखे, निगरानी कर रखे। ये मुद्दा रहा यहाँ। इसके अलावा चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश जो है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे तो चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को इंटरनेशनल तरीके से अपने मैप में शो करता है। चाइना का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अपना राज्य है, उसका अपना भाग है। भाई कैसे हो जाएगा, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत संसद में ये बिल पास हुए, अरुणाचल प्रदेश के जनता ने, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ने पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत को प्रदान किया, भारत को सौंपा, बाकायदा साइन हुए, कानूनन काम हुए। आप जबरदस्ती कैसे छीन लेंगे, एक तो आप ये बता दीजिए। दूसरी बात, अगर आप 1962 का भारत समझ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। 1962 में भारत की कंडीशन और थी, आज 2022 चल रहा है, आज भारत की कंडीशन बहुत कुछ अलग है। मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं कि कैसे। नो डाउट भारत चीन का युद्ध हो जाने दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीन को भी कम से कम अपनी हैसियत पता चल जाएगी। पाकिस्तान भी चीन के ऊपर कूदता है ना, पाकिस्तान यही तो समझता है कि उसका अपना जो बाप जो है जिंदा है चाइना, वो उसको बचा लेगा। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि आज की कंडीशन में भारत के साथ, अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन दोनों हो जाए ना, तो भी भारत हारने के उसमें नहीं है लेवल पर। भारत को हल्के में ना लें। और मैं कह रहा हूँ भारत और चीन का युद्ध हो जाए ना तो एक बार क्लियर हो जाए यार। बहुत चीज़ें, ये चीन जो है ना, जो आंख दिखाता है, इसकी आंखें निकल आएंगी, आप यकीन मानिए। देखो आपको यहाँ कंडीशन में आपको दिखा दे रहा हूँ पूरी तरीके से किस तरीके से है। अगर मैं पहले तो आपको भाई ये दिखा दूं कि भारत के साथ हैं कौन कौन सी कंट्री, अगर युद्ध छिड़ता है तो किस तरीके से कौन सी कंट्री रहेंगे। ये भारत और रूस, आपको बता दें रूस हर संभव भारत के साथ है। अगर आप रूस को देखेंगे तो रूस आज से भारत के साथ नहीं है। अगर हम रूस को देखें तो 1948 से भारत के साथ है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 1948 में, यदि आपको मालूम हो तो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में आपको मालूम होना चाहिए कि जो कश्मीर है, उस कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताया था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, वहाँ के राजा हरी सिंह ने पूरी तरीके से भारत के साथ समझौता किया, विलय पत्र किया और जम्मू एवं कश्मीर को भारत को सौंप दिया। पाकिस्तान इस पूरे मैटर को ले गया यूएनओ, और यूएनओ को ले जाकर वहाँ इस मैटर को उठाया और बोला कि साहब कश्मीर जो है वो हमारा है। और आपको ये मालूम होगा यूएनओ में 5 कंट्री ऐसे हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त है, और उन्हीं को 5 को वीटो पावर प्राप्त है, जो कि ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, अमेरिका है
और फ्रांस है। इनमें से आप यकीन मानिए रूस को छोड़ दें तो चारों के चारों जो कंट्री वो पाकिस्तान के सहयोग में चले गए और उन्होंने वोट डाला या वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर दिया। जबकि रूस ने 1948 में जो वीटो पावर का प्रयोग किया वो भारत के लिए किया, बोला कि हम भारत के खिलाफ नहीं है, भारत के साथ हैं, और उसी रूस की वजह से कश्मीर हमारा हिस्सा बन पाया। तो रूस, इसके अलावा 1971 में आ जाओ, 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका जैसे कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन रूस ने, चाइना तो हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता आया है, वो तो यार कभी सुधरेगा नहीं, 2 पैसे का 2 टके का कंट्री है, वो कभी नहीं मानेगा। वो जो है ना जूते के मानेंगे, वो ऐसे नहीं मानेंगे जब तक उनमें गोली नहीं पड़ेंगी। ये जो हुआ है ना, जो तवांग घाटी में इतनी मार मारी है उनमें कि भागते फिरे हैं, ये कीड़े मकोड़े खाना जानते हैं बस। ये जो है कुब्बत चाहिए, जिगर चाहिए लड़ने के लिए। आप लड़ेंगे इंडियन मिलिट्री से? अरे अब देख तो रहे नॉर्थ ईस्ट में जो अभी सैन्य अभ्यास हुआ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे। चाइना के जो सैनिक है ना, निर्मला सीतारमण के सामने हाथ जोड़ गए। आप देखिए यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं, न्यूज में दिखाया गया, अखबारों में छपे हुए हैं। तो ऐसे नहीं है आप ये समझ रहे हो कि 1962 का भारत है, ये बहुत गलत फहमी है तुम्हारी। अब 1962 वाला नहीं है ये, अब ये मोदी जी का भारत है, इसमें बहुत ताकत है। समझ रहे हैं बात को? तो सुनिए आप, ये रूस जो है 1971 में भी इसने भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में हमारा सहयोग दिया और इसी सहयोग के कारण हम इस युद्ध को जीत पाए। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 के युद्ध के बाद। तो नो डाउट रूस हमारे साथ हर संभव है। और आपको तो ये मालूम हो, रूस ने यहाँ तक कह दिया कि भारत को कभी भी अगर भारत चाइना का युद्ध होता है तो हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, भारत भी रूस के साथ खड़ा है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएनओ में आपको मालूम होगा भारत बिल्कुल पूरी तरीके से रूस के साथ है, जबकि कई बड़े बड़े कंट्री रूस के खिलाफ हो गए। तो भारत और रूस लगातार मतलब मित्रता में रहेंगे। इसके अलावा आगे भारत और जापान, ये जापान, आप यकीन मानिए जापान आज से हमारा मित्र नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत में आपको मालूम होगा दोस्तों, उस समय भारत के एक बहुत ही फेमस नेता थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जापान में जाकर और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना का एक नेतृत्व किया, एक विस्तार किया। और आपको बता दूं जापान की वहाँ जो सरकार थी उसने आज़ाद हिंद फौज में अपने शाही सैनिकों की भर्ती करवाई और बाकायदा सुभाष चंद्र बोस को कोऑपरेशन या सहयोग दिया। और जापान उस टाइम से 1948 से हमारा यार, और कहें तो 1942-41 से हमारा मित्र है। और इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो आज भारत में मेट्रो है, मारुति प्लांट है, होंडा प्लांट है, पैनासोनिक प्लांट है, सोनी प्लांट है, टोयोटा प्लांट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी का जापान का हमारे देश में बहुत सहयोग है। जापान आप छोटा देश ना समझें, जापान में बहुत पावर है। कंट्री छोटा भले ही है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इसके पास ऐसे हथियार हैं जो चीन की सेना को धूल चटाने के लिए काफी हैं। तो जापान हमारे साथ हो गया, यानी कि रूस हमारे साथ हो गया भाई, जापान हमारे साथ हो गया। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को जिस दिन बना था उसी दिन से भारत के साथ है। उसका रीजन है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, बांग्लादेश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कराने में भारत का विशेष योगदान रहा है। 1971 का युद्ध ही बांग्लादेश की वजह से लड़ा था भारतीय सेना ने, क्योंकि उस टाइम जो पूर्वी बंगाल था, जो आज बांग्लादेश कहलाता, उस टाइम पाकिस्तान में वो पूर्वी बंगाल था, उसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम, जो माओवादी या जो कह लो यार क्या कहें, उग्रवादी, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने इन लोगों के अधिकारों का मतलब हनन कर रखा था, जीने तक नहीं दे रहे थे इन लोगों को। तो उन्होंने, यानी पूर्वी बंगाल के लोगों ने भारतीय सरकार से गुहार लगाई कि हमारे अधिकारों की रक्षा करिए, और तब ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बांग्लादेश नामक एक कंट्री निकल कर आया और उसके जो फाउंडर थे बांग्लादेश के शेख रहमान, उन्होंने बाकायदा भारत सरकार का बहुत एहसान माना और आज उन्हीं की लड़की है प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम शेख हसीना है। तो मोदी जी समय समय पर बांग्लादेश जाते रहते हैं, तो बांग्लादेश भी भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। अरे बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए तो काफ़ी है। इसके अलावा आ जाइए भाई, इसके अलावा भारत और भूटान। भूटान बेशक मजबूत कंट्री नहीं है, लेकिन ठीक है, अपने आप में इतना बड़ा कंट्री जरूर है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी का सामना कर सकता है। भूटान भी भारत के साथ है। इसके अलावा और आपको बता दें, इजराइल, भारत और इजराइल दोनों बहुत एक दूसरे के अच्छे मजबूत कंट्री हैं, यानी मित्र हैं दोनों के दोनों। और इजराइल से तो हमने बराक 8 नामक मिसाइल भी ली है। आपको अच्छे से मालूम होगा इजराइल जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक छोटा कंट्री है जो कि यहूदी धर्म को मानता है और बहुत ही ईमानदार और डेवलप कंट्री है। आपको यदि मालूम हो तो एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC पेट में हाल ही में, इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जिसने कृत्रिम भ्रूण यानी कि आर्टिफिशियल भ्रूण जो बनाया है चूहे के बीज से, तो वो इजराइल जी बनाया है। तो इजराइल,
तो आप देख सकते हैं रूस भारत के साथ है, जापान भारत के साथ है, भूटान भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, बांग्लादेश भारत के साथ है और फ्रांस भी भारत के साथ है। अब आ जाते हैं हम चाइना के साथ। चाइना के साथ पाकिस्तान को आप छोड़ दें तो एक दूसरा देश आप मुझे गिना दीजिए। अब पाकिस्तान के साथ आ जाओ, चाइना को आप छोड़ दें तो आप दूसरा देश मुझे गिना दो। तो यार इनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि अच्छी नहीं है। आज की कंडीशन ये है कि चाइना से लगभग सब कंट्री परेशान है। चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे रूस ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे जापान ले लो, चाहे वो जर्मनी ले लो, चाहे वो इटली ले लो, चाहे वो ब्रिटेन ले लो, दुनिया में सब कंट्री परेशान है। आप उठाइए आंकड़ा, भी कोरोना का ही आंकड़ा ले लो। कोरोना जो बीमारी है, इसको फैलाने वाला सबसे बड़ा जो मेन जो एक तरीके से मसीहा है, जो एक लीडर है, वो कौन है? चाइना है। अरे खाते तुम उल्टे सीधे हो, तुम किसी जानवर को नहीं छोड़ते, किसी जंतु को नहीं छोड़ते, किसी पक्षी को नहीं छोड़ते। यार तुम इंसान हो, तुम इंसान कहें हम, तुम तो शैतान हो, हैवान हो। तुम ये बताओ, इस ईश्वर ने इतनी बढ़िया चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, तमाम प्रकार के अनाज हैं, तमाम प्रकार के फल हैं, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं, तमाम प्रकार के अन्य स्रोत हैं, उनको छोड़कर आप कीड़े मकोड़े, चींटी चैंटे, भालू, रीछ, इनको खाते घूम रहे हो। क्या होगा? ईश्वर तुम्हें इसका जो है वो नहीं देगा, क्या बोलते हैं, बद्दुआ, कि ईश्वर इनका तुम्हें जो फल नहीं देगा? तुम्हारे फल को हम क्यों भुगतें? तुम जानो तुम्हारा काम। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि चाइना के साथ जितने भी बिजनेस चल रहा है ना, उसको बिल्कुल ठप्प कर दें। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हम एक दिन का कम खाना खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए चाइना से मित्रता, हमें चाहिए नहीं चाइना से कोई बिजनेस। हम चाहे अपने घर में लैंप जला के रह लेंगे, मोमबत्ती जला के रह लेंगे, दिया जला के रह लेंगे, लेकिन चाइना के LED बल्ब हमें नहीं चाहिए। यार ऐसे नेता से क्या, ऐसे व्यक्ति से आप क्या संबंध रखोगे जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जो कीड़े मकोड़े चींटी चैंटे को खाते घूम रहे हैं? यार उनसे आप संबंध रखोगे? आप उनसे संबंध रखोगे जो गाय को छोड़ नहीं रहे, भैंस को छोड़ नहीं रहे, भैंसे को छोड़ नहीं रहे, सांप को छोड़ नहीं रहे, रीछ को छोड़ नहीं रहे, बिच्छू को छोड़ नहीं रहे। क्या है वो? इंसान है वो जानवर। मैं उनको किसी श्रेणी में नहीं रखना चाह रहा, मैं उनको राक्षस का भी एक अपना कायदा कानून होता है, इनका तो कोई कायदा कानून भी नहीं है। मेरी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चाइना से अगर भारत का युद्ध हो गया ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं मिलिट्री में तो नहीं हूं, मैं सेना में नहीं हूं, लेकिन भारतीय सेना इतनी बुरी तरीके से इनको मारेगी कि इनकी ना हैसियत, इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अभी आपने देखा नहीं है क्या, 9 दिसंबर 2022 को जो तवांग घाटी में हुआ है, उसमें क्या हुआ है? भारतीय मिलिट्री ने इनको पहले पीटा है डंडों से, बहुत बुरी तरीके से पीटा है। पीटने के बाद भागे ये पीछे। अब आ जाओ आगे की कंडीशन, आगे मैं बता दूं। अगर मैं भारतीय और चाइना की मिलिट्री दोनों को मैं आमने सामने कर दूं भाई, मान लो भारतीय और चाइना की मिलिट्री को मैं आमने सामने कर दूं, तो क्या है उसे देखिएगा आप। आइए पहले तो मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा, कंडीशन क्लियर कि भारत चाइना की मिलिट्री आमने सामने हो जाएं। जैसे मान लो एक तरफ है इंडिया की मिलिट्री और एक तरफ है चाइना की मिलिट्री। अगर दोनों मिलिट्री को मैं ले लूं तो दोनों मिलिट्री में लगभग 1 लाख सैनिकों का अंतर है। 1 लाख सैनिक, यानी कि कहीं न कहीं हमारी मिलिट्री से चाइना की मिलिट्री में 1 लाख सैनिक जो है ओवरऑल अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, सैनिक भीड़ होने से, संख्या अधिक होने से कुछ नहीं होता है। शेर एक ही काफी होता है। ये इंडियन मिलिट्री है, या शेरों को, इंडियन मिलिट्री में शेरों को पैदा किया है। भारत की मिट्टी में शेर जन्मे हैं, गीदड़ नहीं जन्मे। ये अच्छी अच्छी चीजें खाकर बलवान हुए हैं, कीड़े मकोड़े नहीं। तो एक तुम्हारे लिए बेटा 10 के लिए एक भारी पड़ेगा। तुम बेशक एक तरफ 10 हो जाओ, ये 2 भी होंगे ना तो तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं होगा। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ दिखा दूं, अब हथियारों में आ जाओ। अगर आप हथियारों में बात करोगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा 15 और 16 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर 16 दिसंबर 2022 को भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने जो भारत चाइना का जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी, देखो मैं आपको दिखा दूं क्लियर, ये है। यानी कि आप देखेंगे 15 तारीख और 16 तारीख, एक तो 15 और एक 16, 15-16 तारीख को इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले में अपना सैन्य अभ्यास किया है। उस सैन्य अभ्यास में अपने जो भी लड़ाकू विमान हैं, जो फ्रंटियर लड़ाकू विमान हैं, उनको आगे रखा गया है। और उन्हें आगे रखने के बाद वहाँ एक सैन्य अभ्यास किया गया। उस सैन्य अभ्यास में यही किया गया है कि हमारा कल को अगर युद्ध हो जाता है चाइना के साथ तो हमें कैसे निपटना है। मैं आपको पहले दिखा दूँ वो किस चीज़ें किस तरीके से हैं। आप मेरे साथ देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए
ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो ये चाइना बैठा है, और लगभग देखो ये लद्दाख, ये चाइना है भाई, देखो ये पूरा चाइना है, यहाँ तक ये चाइना है। तो इधर की साइड तो हमें कोई इतना खतरा नहीं है, चूंकि हमारी ऑलरेडी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैनात है। इधर क्या यार कि इधर थोड़ा सा इलाका हम लोग ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, और इधर क्या है कि ज़्यादा पहाड़ी होने के कारण लड़ाकू विमान जा नहीं पाते हैं। चूँकि आप जानते हैं लड़ाकू विमान जब उड़ते हैं एयरफोर्स के, तो उनके लिए एक प्रॉपर जो है वो चाहिए एरिया। जैसे कि इधर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, चूँकि मिजोरम है, मेघालय है, आपको पता है सबसे ज़्यादा जंगल भी मिजोरम में है, सबसे ज़्यादा वन। तो वहाँ कंडीशन क्या होती है कि वो उससे टकराने का डर बना रहता है, क्रैश हो जाते हैं वहाँ। इधर एयरफोर्स के जो ज़्यादातर आप देखना कभी एयरफोर्स के जो विमान होंगे या हेलीकॉप्टर होंगे वो इधर की साइड ही क्रैश होंगे। हमारे CDS भी जो आपको मालूम हो, जो बिपिन रावत जी थे, वो इधर ही क्रैश के कारण उनका जो है शहीद हो गए। तो इधर क्या है, एयरफोर्स के विमानों का क्रैश होने का डर रहता है। तो भारतीय सेना ने इधर का साइड जो है हल्के में लिया था हमेशा। चाइना ने क्या किया, इधर ही फायदा उठा लिया। चाइना ने फायदा, इधर चाइना कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पूरा इलाके पर भारतीय सेना इस तरीके से खड़ी हुई है जैसे गिद्ध नहीं खड़ा होता कि थोड़ा सा भी आंखें देखी तुरंत उसको नोच लिया जाएगा। इधर वाले साइड में क्या है, अब तो खैर हम संवेदनशील हैं, पूरी तरीके से निगरानी में है, ये पूरी सील कर दी गई हैं सभी सीमाएं। तो इधर चाइना फायदा उठाता आया है। अगर आप देखेंगे 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 2022 को, तो भारतीय जो सेना है, जो एयरफोर्स है, उसने अपना इस वाले इलाके में, इस वाले में, नीचे की साइड नहीं, जो ऊपर वाला इलाका है, देखो ये वाला इलाका, यहाँ अपना क्या है, एक सैन्य अभ्यास किया है। ये वाला जो है पूरा, यहाँ आप देखेंगे तो सैन्य अभ्यास किया है। ये सैन्य अभ्यास जो किया है, इसमें एयरफोर्स ने 4 अपने एयरबेस तैयार किए हैं। चार एयरबेस जो तैयार किए हैं, 3 एयरबेस जो तैयार किए हैं वो याद रखना, ये किए हैं असम में, यहाँ ये 3 किए हैं असम में, और एक जो किया है वो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो है एक एयरबेस ये राफेल के लिए किया है। बेसिकली आपको अच्छे से मालूम होगा, राफेल हमारे लड़ाकू विमान है, मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से हैं, कहाँ से लिए गए हैं, सब फ्रांस से लिए गए हैं, किस तरीके से टेक्निक है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल वाले जो एयरबेस है एयरफोर्स का, यहाँ तो तैयार खड़े किए जाएंगे भाई राफेल ऊपर क्यों नहीं खड़े किए जाएंगे, क्योंकि राफेल को खड़े करने के लिए इतना बड़ा ऊपर की साइड असम में या कहीं भी एक रनवे नहीं है, इतना बड़ा एक मंच नहीं है वो जहाँ राफेल खड़ा हो पाए, क्योंकि राफेल का साइज बड़ा होता है। राफेल के लिए उड़ने के लिए जगह एरिया चाहिए, तो राफेल को वेस्ट बंगाल में खड़ा किया गया है। यानी कि राफेल जो है, राफेल इस समय भारत में 2 ही जगह खड़े होते हैं, एक तो वेस्ट बंगाल में खड़े होते हैं और एक आपके जो है हरियाणा में खड़े होते हैं, हरियाणा में अम्बाला जो है वहाँ। तो आप देखेंगे यहाँ हमारा राफेल खड़े हैं, और जो असम में 3 एयरबेस हैं, इस 3 एयरबेस पे हमने सुकोई है, मेघ 30 है, इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर है, और भी चिनूक हेलीकॉप्टर है, उन सबको खड़ा कर रखा है। यानी कि इस समय 15 दिसंबर 2022, 16 दिसंबर 2022, 2 दिन एयरफोर्स ने अपना सैन्य अभ्यास किया, 48 घंटे, उसमें पूरी ताकत झोंक दी। और उन दोनों दिनों की वजह से रिजल्ट ये निकला कि चाइना की सेना जो है वो घुटने टेक गई, क्योंकि वो समझ गई कि भारत में इस समय ताकत क्या है। उन्होंने समझा था कि 1962 का ही भारत होगा, 1962 में जैसे हम इंडिया से जीते थे उस समय का ही कंडीशन होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों दिनों में एयरफोर्स ने अपनी जो पावर शो की, तो उसमें उनके सामने जो चीज़ें निकल कर आई और वो पूरी तरीके से टूट गई। अब मैं आपको दिखा दूँ जो हमारा जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उसमें कौन कौन से भारतीय एयरफोर्स ने अपने विमानों को, लड़ाकू विमानों को सामने किया, जो 15 दिसंबर 2022 और 16 दिसंबर 2022 को। इसमें पहला था मिराज की अगर बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही ताकतवर है, और आपको बता दें इसकी स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये लगभग 7500 किलोग्राम का है, और 13,800 किलोग्राम के ये हथियार ले जा सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने पर आतंक बचा सकता है। 1985 में ये भारतीय वायुसेना का सदस्य बना था। राफेल बनाने वाली कंपनी ने ही इसको तैयार किया है, यानी कि राफेल कंपनी कहाँ की है भाई, फ्रांस की है। तो ये कहाँ से लिए गए मिराज, फ्रांस से लिए गए हैं। तो हमारे पास ये अपने आप में ताकतवर हैं, और इनका रिजल्ट हम जो है कारगिल के युद्ध में देख चुके हैं। मिराज का जो 1999 का जो वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें मिराज ने वो आतंक मचाया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ये मान लो कि 3 दिन तक जगा नहीं था, अपने जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहा था। तो मिराज नो डाउट भरोसेमंद हमारा लड़ाकू विमान है, और पूरी उम्मीद है कि भारत चाइना का युद्ध होता है तो मिराज पूरी तरीके से सीना तैयार से करके बिल्कुल खड़ा है और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देगा। ये मिराज की ताकत मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने आप में बहुत पावरफुल है।
आपको बता दें 5 मिनट में चाइना में पहुंच जाएगा। ये असम में खड़ी किया जाएगा मिराज। जो मिराज जो लड़ाकू विमान है उसका एयरबेस जो है वो असम में बनाया जाएगा। और अगर युद्ध छिड़ता है भारत और चाइना का तो 5 मिनट जब लगेंगी जब ये चाइना के पास खड़ा होगा, यानी चाइना पर आतंक मचा रहा होगा। तो मिराज को एयरफोर्स ने 15-16 दिसंबर 2022 को नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिकल के तौर पर इसे प्रयोग किया और इसकी तैनाती एयरफोर्स ने असम में कर दी है। चिंता करने की बात नहीं है, असम में कर दी है। और अगर युद्ध छिड़ता है भारत और चाइना का, बिल्कुल दोस्तों परेशान नहीं होना है, भारत पूरी मजबूती में है। मैं भारत की जिम्मेदारी लेता हूं इस नागरिक होने के नाते, चाइना के पीछे हम नहीं हटेंगे, ये वादा है। तो 5 मिनट तब होंगी जब 5 मिनट में ये केवल चाइना में जाके आतंक मचा देगा। 5 मिनट में चाइना में जाकर ये आतंक मचा देगा। चाइना के पास ही आप कहेंगे कि सर ये सभी के सभी चाइना के पास क्यों नहीं खड़े किए? क्योंकि दोस्तों वहां कोई एयरबेस नहीं है इतना मजबूत कि जो वहां से ये एक तो उड़ सकें और एक इनको सुरक्षा मिल सके। तो क्या ये बैकअप में रखे जाते हैं? आप समझ रहे होंगे अगर ये वहां पास खड़े कर दिए तो चाइना इतना बड़ा नालायक कंट्री है कि वो गद्दारी कर सकता है। वो वहां से हमारे ऊपर कोई रॉकेट हमला या रॉकेट लॉन्चर हमला कर सकता है जिससे इनको ध्वस्त कर देगा। तो इसलिए इनको बैकअप में रखा जाता है जहां तक चाइना की रॉकेट वगैरह या कोई मिसाइल वगैरह ना पहुंच पाए। तो ये रहा मिराज, यानी मिराज को भी आप ध्यान रखेंगे वहां खड़ा कर दिया गया है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हेलीकॉप्टर हैं। ये हेलीकॉप्टर का जो नाम है, आपको जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है, इस हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक। चिनूक क्या नाम है भाई? चिनूक। ये हेलीकॉप्टर आपको बता दूं इसका नाम चिनूक है। चिनूक। ये हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं, अमेरिका से। ये इतने पावरफुल हेलीकॉप्टर हैं, मतलब आप यूं मान लो कि पहली बात तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका साइज देख रहे होंगे, ये माल ले जाने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं। इनमें आप सैकड़ों की संख्या में सैनिक बिठा सकते हैं, टनों की संख्या में माल लाद सकते हैं। अगर मान लो जैसे भारत चाइना का युद्ध छिड़ गया और युद्ध छिड़ने के बाद मान लो भारतीय सेना को हथियारों की आवश्यकता पड़ी, फॉर एग्जांपल हथियार खत्म हो गए। अब देखिए अगर भारत चाइना का युद्ध होता है तो आप ये बताओ जब सैनिक युद्ध लड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो चाइना के सैनिकों से कहते हैं कि आप भाई 5 मिनट रुक जाओ, गोली बंद कर लो, हमारे हथियार खत्म हो गए, तो या तो हम लेने जा रहे हैं या अपने भैयाओं को भेज दे रहे हैं या फोन कर दे रहे हैं मम्मी पापा हथियार लेके आ रहे होंगे। तो चाइना के सैनिक इतने तो सीधे है नहीं कि हाँ भाई रुक जाओ, सब कोई गोली नहीं चलाएगा, सब शांत हो जाओ, उधर वाले जो सैनिक हैं हमारे वाले जो हमसे लड़ रहे हैं उन पर गोली खत्म हो गई हैं, थोड़ा उन्हें टाइम दे दो, वो गोली ले आए अपने, तब तक चाय वाय पी लो सब। ऐसा तो होगा नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग चलती है, ताबड़तोड़ आक्रमण होते हैं, ताबड़तोड़ मतलब जो है विनाश होता रहता है युद्ध में। तो ये वाले जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं इनका काम है कि हथियार की सप्लाई करना, या मान लो हमारा कोई वीर सैनिक शहीद हो गया है या बेचारा घायल हो गया है, हमारा वीर सैनिक घायल हो चुका है, तो उसको तुरंत जो है अपने साथ लेकर आना, एक नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में। या मान लो किसी अन्य प्रकार की गाड़ी की आवश्यकता हो रही है, भाई सेना जब युद्ध लड़ेगी तो आपको पता है कि कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है और सैकड़ों में संख्या में आवश्यकता हो सकती है। तो इनमें आप कार से लेकर मिसाइल से लेकर कुछ भी चीज़ XYZ इसमें आप लाद कर मौके पर भेज सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी रडार सिस्टम और एंटी राफेल सिस्टम भी लगे हुए हैं। राइफल मतलब आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक, ये आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माल ही ढोने वाले हैं ये। अगर आवश्यकता पड़ी तो एक राउंड में आप यकीन मानिए 2 से ढाई हजार लगभग 2 से ढाई हजार 30 mm के कारतूसों को दाग सकते हैं। 30 mm के कारतूस दोस्तों बहुत होते हैं। जो पुलिस के पास जो पिस्टल होती हैं वो 12 mm होती हैं, और जो तुम जो पिस्टल का लाइसेंस बनवाते हो 10 या 8 mm होती हैं, और एयरफोर्स के पास जो पिस्टल है वो 30 mm की हैं। 30 mm का कारतूस अगर आदमी में दाग दिया जाए ना तो उसमें से कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ये एक बार में 30 mm के कारतूस भी दाग सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। इसके अलावा इनमें मिसाइल सिस्टम भी है, आवश्यकता अगर पड़ेगी तो ये रॉकेट को भी लॉन्च कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये कहीं भी किसी भी देश के रडार सिस्टम में ये पकड़ में नहीं आएंगे। तो वाकायदा ये अपने आप में आधुनिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भरपूर हैं। तो चाइना इनका भी देख ले भाई, चाइना ने ये भी देखे हैं, तभी तो चाइना घबराया है कि यार ये क्या हुआ, हम तो 1962 का भारत समझ रहे थे, ये तो बहुत आगे पहुंच गया। चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी सारी। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे भाई, तो ये आपको दिख रहा हो तो ये वाला जो है, 1 मिनट पहले इसकी बात कर लो, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है।
अपाचे हेलीकॉप्टर आपको पता हो तो ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर। और अपाचे हेलीकॉप्टर की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये डबल इंजन का है, डबल इंजन और डबल पायलट वाला ये हेलीकॉप्टर है। इसमें बहुत पावर है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात, इसके आमने सामने पीछे चारों तरफ गोली दागने की, मिसाइल दागने की इसमें पूरी मतलब एक तरीके से शक्ति है। ये हेलीकॉप्टर अपने आप में 2 पायलट वाला है। इसको चलाने के लिए 2 पायलटों की आवश्यकता पड़ती है, एक पायलट एक सह पायलट, 2 पायलटों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें ये अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनको भी हमने वहाँ पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में तैनात कर दिया है। असम में ये खड़े हुए हैं और ये हेलीकॉप्टर अपने आप में लड़ने में बहुत अच्छे तरीके से सक्षम है। चाइना को नो डाउट टक्कर दे पाएंगे, चिंता न करें आप। चाइना ने इनको भी, अपाचे हेलीकॉप्टर को भी देखा है। अगर युद्ध छिड़ता है तो चाइना तक, बाउंड्री तक पहुंचने में लगभग 8 से 9 मिनट का समय लगाएंगे। बस 9 मिनट में चाइना पर वो ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे ऊपर से कि चाइना ये कहेगा ये फायरिंग तो इतनी अच्छी हो रही है, यहाँ तो हम वो भूज लें। मुठिया जो होती है ना गांव में, आपने मक्का वाली मुठिया देखी होंगी। चाइना के सैनिक जो है हाथ जो जोड़कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐसे ही बरसाते रहो प्रभु। वो तो ईश्वर समझेंगे, प्रभु ऐसे ही बरसाओ, हम तो मुठिया भूज रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी ये अपाचे आप याद रखेंगे, ये भी अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे वहाँ पूरी तरीके से भाई तैनात हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बाद में आपने सुना होगा ये तो आप सबने सुना क्या होगा, ये देखा भी होगा, और इसका नाम कुछ और नहीं, जाना पहचाना बहुत ही फेमस, आप थोड़ा पहचानिए ये कौन है। ये है राफेल। राफेल ये हमने फ्रांस से लिए हैं और हमारे पास वर्तमान में कुल राफेल की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या भाई कितनी है, तो इनकी संख्या है टोटल 36। कितनी है भाई? 36। राफेल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो राफेल इस समय आप देखेंगे भारत में सबसे शक्तिशाली वायुसेना का लड़ाकू विमान है। हाँ, राफेल के बारे में अगर हम बात करें तो राफेल के बारे में कंडीशन ये है कि जैसे इंडिया के पास राफेल है, ऐसे ही चाइना के पास है J-20। मतलब हमारे पास तो सबसे बड़ा लड़ाकू विमान एयरफोर्स का राफेल है और चाइना के पास सबसे बड़ा जो लड़ाकू विमान है चाइना की एयरफोर्स के पास, उसका नाम है J-20। राफेल वर्सेस J-20 की अगर हम बात करें तो इन दोनों में आप जैसे कि बाकी के तो सेम मान लो, आप सबसे बड़े पर आ जाओ तो चाइना के पास है J-20, भारतीय एयरफोर्स के पास है राफेल। अगर दोनों की ओवरऑल हम अगर पावर में बात करें या फैसिलिटीज के बारे में बात करें या विशेषताओं की बात करें तो आप यकीन मानिए राफेल जो है J-20 से काफ़ी आगे है। उसका रीजन क्या है मैं आपको ये बता दूं। पहला रीजन तो यह है कि जो J-20 है चाइना ने इसको बना जरूर लिया, इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया, ये मतलब यूज नहीं किया गया, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है। अब आप एक बात बता दो, आपने किसी चीज़ का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद उसको अपने यहाँ रख लिया, जब तक आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप कैसे बता देंगे कि ये चलेगी नहीं चलेगी। दिवाली पर हम जब जो दिवाली मनाते हैं तो हम उस पर पटाखे लेने जाते हैं, तो पटाखे में क्या होता है, बड़े बड़े पटाखे लाते हैं, कभी कभी हम बहुत हैवी पटाखा लेकर आते हैं, बहुत कीमत का लेकर आते हैं, और जब उसको चलाते हैं ना घर आके तो वो चलता ही नहीं है। तो ये J-20 ऐसा ही मान लो आप, अभी तक चाइना ने प्रैक्टिकल नहीं किया। अगर राफेल की बात करूं तो राफेल का प्रैक्टिकल तो मेरे भाई फ्रांस कर चुका है ऑलरेडी। तो भारत में राफेल वो लड़ाकू विमान है जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, और J-20 जो चाइना की एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमान है वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए आप दोनों में, इसके अलावा दोनों की स्पीड में भी बात करोगे तो राफेल की स्पीड अधिक है, दोनों की मारक क्षमता में बात करोगे राफेल अधिक है, दोनों की मिसाइल लाने ले जाने में बात करोगे राफेल बड़ा है, दोनों की जनरेशन में बात करोगे राफेल आगे है, दोनों के चलाने के प्रैक्टिकल में बात करोगे तो इनसे चाइना की एयरफोर्स से कहीं बेहतर राफेल के पायलट हैं। चाइना की एयरफोर्स अच्छी नहीं मानी जाती, आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आप यूएनओ की रिपोर्ट देखेंगे तो चाइना की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स से पीछे है। चाइना की एयरफोर्स जो है ज़्यादा ऊंचाई में लड़ने में सक्षम नहीं है, चाइना की एयरफोर्स दुर्गम रास्तों में लड़ने में सक्षम नहीं है, और भारतीय एयरफोर्स में तो ऐसे ऐसे पायलट हैं जो 90 अंश के कोण पर जहाज उड़ा देते हैं, रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नो डाउट राफेल हमारा आगे है। तो ओवरऑल अगर एयरफोर्स के हम लड़ाकू विमान देखें दोस्तों तो नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कहीं न कहीं भारतीय एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से
आगे नहीं, बहुत आगे है। तो अगर भारत चीन का युद्ध छिड़ा तो अब ये मान लेना कि आर्मी तो युद्ध लड़ेगी इंडियन आर्मी का तो जवाब ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, आपको अच्छे से मालूम है जिस तरीके से देश के लिए समर्पित है। हमारी जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, समझ रहे हैं, मद्रास रेजिमेंट, तो मराठा रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट हैं अपने आप में, एक से बढ़कर एक वीर पुरुष है। लेकिन आर्मी के बाद जो एयरफोर्स जो अपना रोल अदा करेगी उसके लिए तो चाइना भुगतने को तैयार रहे, फोटो खींचने लायक दृश्य होंगे चाइना, ये भी याद रखे। तो युद्ध छिड़ जाए, हम कोई पीछे नहीं है और ना हम डर रहे। आगे मैं आपको बात एक और चीज दिखा दूं। एक और चीज ये है कि एक हमारा और भाई आगे रहेगा जिसका नाम है सुखोई। कौन सा है? सुखोई। यानी कि एक तो हमारा तैनात कौन सा हुआ बताइए फटाफट। एक तो रहा हमारा मिराज, एक हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर, एक हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर, एक हमारा हो गया कौन सा राफेल, और एक हमारा वहां तैनात रहेगा सुकोई। सुकोई भी एक लड़ाकू विमान है और सुकोई का मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। सुकोई डायग्राम के आधार पे आप देख पाएंगे ये हमारा है सुकोई। सुकोई लड़ाकू विमान दोस्तों कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सुकोई में भी बहुत पावर है। मैं आपको बता दूं, आप ऐसे समझो कि चाइना का जो J-20 है ना, उस J-20 को चुनौती देने के लिए आप ये मान लो कि सुकोई पर्याप्त है। राफेल की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने यह कह दिया कि राफेलों को तो पीछे खड़ा कर रखो, जब आवश्यकता पड़ेगी, जब लगेगा। इस चाइना मान ही नहीं रहा है। पहले क्या है, देखो इंडियन में एक खासियत होती है कि हम लोगों में इंसानियत और फीलिंग्स होती हैं, हम लोगों को दया बहुत जल्दी आती है। हम पहले सोचेंगे कि चाइना मान जाए तो पहले सुकोई भेजेंगे, मिराज भेजेंगे, अपाचे हेलीकॉप्टर भेजेंगे, चिनूक हेलीकॉप्टर भेजेंगे, बाकी का फिर हमारे पास MiG-20 है, MiG-30 है, उनको भी भेजेंगे। जब चाइना मानेगा ही नहीं तो एक बात बताओ, कब तक आप करोगे? फिर भेजे जाएंगे कौन? राफेल। कौन? राफेल। और जैसी राफेल भेज दिए फिर तो आपको अच्छे से मालूम है, फिर तो चाइना भैया खत्म है, लक्ष्य से खत्म हो जाएगा। चाइना को फिर हमें भारत में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको चाइना में बीजिंग वगैरह जो है वहाँ आपको तमाम बिल्डिंग को, तमाम डिपार्टमेंटों को संभालना भी पड़े, क्योंकि चाइना कहीं अभी हमारे भारतीय सेना की जो ताकत है उससे परिचित नहीं है। वो 1962 का भारत समझ रहा है यार। 1962 में हमारे पास कहाँ थे राफेल? 1962 में हमारे पास एयरफोर्स कहाँ थी डेवलप? 1962 में हमारे पास कहाँ इतनी अच्छी हथियार थे? 1962 में भारत का इंटरनेशनल लेवल पर इतने अच्छे संबंध कहाँ थे? और 1962 में मोदी जी कहाँ थे? इसलिए आप यकीन मानिए 1962 का समय जो था, जो लाल बहादुर शास्त्री हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, या उस समय का भारत इतना डेवलप नहीं था। तो 1962 में तो भारत को उसने हरा दिया। लेकिन अब चल रहा है 2022, तो 2022 का भारत तो भाई ऐसा है, या भारतीय मिलिट्री को तो तुम छोड़ दो, हर भारतीय अपने आप में इतनी कुव्वत रखता है कि तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। और यकीन नहीं है तो तुम इस बात को आजमा के देख लो, ऐलान कर लो, और एक एक करके एक एक भारतीय से लड़ा के देख लो, एक एक चीनी को। समझ रहे बात को? नहीं तो ये हमारे पास सुकोई रहेंगे। और सुकोई की बात करें तो सुकोई में आप देख पा रहे हो तो ये मिसाइल सिस्टम लगा होता है। आवश्यकता पड़ने पर सुकोई से मिसाइल दागी जा सकती हैं और सैकड़ों किलोमीटर जाके ये आतंक मचा सकती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि भारतीय एयरफोर्स के पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो आपके लड़ाकू विमान हो, चाहे वो फ्रंटियर लड़ाकू विमान हो या बैक लड़ाकू विमान हो, वो सब एंटी रडार सिस्टम वाले हैं, रडार की पकड़ में नहीं आते। तो अगर ये युद्ध होता है तो पलक झपकते ही भारतीय सेना चाइना पर वो हमला करेगी कि चाइना की सेना जो है देखती रह जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी सुन ले इस बात को, पाकिस्तान भी अपने आप को चाइना के साथ आजमा ले, जिससे कि भारत से बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान आंखें दिखाता रहता है, तो वो चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ आ जाएंगे तो दोनों को एक साथ ही पूरी तरीके से रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो उन्हें बार बार ये जो है मौका देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना उन्हें आजमाना पड़ेगा, ना हमें आजमाना पड़ेगा अपने आप को, है ना। तो ये भारत पाकिस्तान की हम कहानी बता रहे थे। अब दूसरी बात बता देते हैं भाई। आप देखेंगे कि भारतीय सेना जो है, आपने देखा कि तवांग घाटी में जो कहानी हुई, उस तवांग घाटी के बाद इस समय कंडीशन ये बनी हुई है कि भारत चाइना का युद्ध छिड़ने के पूरी तरीके से चांस बने हुए हैं। हालांकि युद्ध होना इतना
आसान नहीं होता, युद्ध इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि युद्ध करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी होती हैं, बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, और इस बात को चाइना भी जानता है कि युद्ध होने से वो भी बहुत पीछे जाएगा। और चूंकि कोरोना ने वैसे ही उसकी कमर तोड़ रखी है, यार चाइना क्या लड़ेगा हमारे साथ, उसे तो ईश्वर ही नहीं बख्श रहा है। बात तो चाइना को ये समझनी चाहिए, पहले तो वो ईश्वरीय शक्ति से, प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचा ले, तब वो हमसे लड़े। हम भारतीय ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, उनकी तरह नहीं है कि कीड़े मकोड़े जंगल में सांप बिच्छू इनको पकड़ पकड़ के भून भून के खा रहे हैं। हम गेहूं की रोटी खाते हैं दोस्तों। तो पहले सुन लो इस बात को। आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि भारतीय सेना कभी अपनी तरफ से ये युद्ध नहीं करती। तवांग घाटी में चाइना ने हम पर हमला बोला, हमारे यहाँ सीमा में जबरदस्ती घुसकर आए। कई बार चाइना अपने हमारे भारतीय इलाकों को अपना इलाका बताती रही है। अब तो ये हद हो गई है, वो जबरदस्ती घुसे आते हैं। तो भारतीय सेना ने, आपको अच्छे से मालूम होगा, वीडियो बाकायदा दिखाई गई हैं कि इस तरीके से चीनी सैनिकों की पिटाई की है डंडों से कि वो सीधे भागते फिरे हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में एयरफोर्स ने अपना पूरा सैन्य अभ्यास कर दिया है, जिसमें सुकोई हो, मिराज हो, या हरकुलिस हेलीकॉप्टर हो, या अपाचे हेलीकॉप्टर हो, या चिनूक हेलीकॉप्टर हो, या राफेल लड़ाकू विमान हो, या MiG-20 MiG-30 लड़ाकू विमान हो, सबको पूरी तरीके से चाइना का मौत बनाकर दौड़ाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में असम के 3 एयरबेस, वेस्ट बंगाल का एक एयरबेस, ये दोनों राज्यों में 4 एयरबेस तैयार कर दिए हैं। चाइना के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। चाइना जब चाहे, जब मन करे, युद्ध छेड़ ले और अपने मन की कर ले, एक बार हो ही जाए। 1962 वाली बात दोबारा से दोहरा दी जाए, जिससे कि 1962 में तो भारत थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन आज 2022 का भारत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, चाइना को वो धूल चटाएंगे कि चाइना जिंदगी में याद रखेगा कि कोई हमारा विरोधी मिला था और उसने हमें ऐसा वजीफा दिया है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो भारतीय सेना को सलाम। उम्मीद है कि भारतीय सेना बहुत भारी सेना पड़ेगी। आगे की क्लास दोस्तों, हमारी जो आगे की वीडियो है वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।